शब्द का अर्थ क्या है? अब देखिए, आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और ये रेस्टोरेंट है, आप लोग बैठे हुए और गप्पे मारिए आप, just gossip, and the people are sitting and they are just talking, they are gossiping, and in the meanwhile the waiter comes. Well, what should I bring for you? What should I bring for you? Order please. One cup of tea, one Yeah. cup of coffee, and one cup of coffee. आप ही सामान रखना शुरू कर दिया। Your order please. Waiter, you've taken a long time. Sorry ma'am. Anyway, accept it. Thank you ma'am. Okay. चलिए, Waiter! देखा आपने, लेकिन वेटर है कि उनकी आवाज सुनता ही नहीं। और थोड़ी देर के बाद वेटर आता है, कहते हैं यस मैम। Yes ma'am. Anyway, it's your tip. So thank you ma'am. Ma'am. Yes ma'am. Sorry, sir. आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विस, योर टिप प्लीज। नहीं, ये नहीं देना। Yes ma'am. I'm very happy with your service. Thank you. Yes, I want to Thank thank you. it. Thank you ma'am. Thank you. Thank you. इनको आपने देखा, आप स्टूडेंट से एक्टिंग की, देखा आपने? Yes sir. ये एक्टिंग करके मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था, आपको एक शब्द देना चाहता था। वो शब्द है ऑब्सीक्वस। देखिए, OBSEQUIOUS। ऑब्सीक्वस शब्द का अर्थ है विनम्र। क्या अर्थ है? विनम्र। अब एक व्यक्ति आपका मित्र है, बड़ा विनम्र है, आप कहते हैं इज वेरी पोलाइट। आई एम राइट और रॉन्ग? Yes sir. अगर वो पोलाइट है तो फिर ऑब्सीक्वस शब्द क्यों आ गया? वेटर के लिए ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? आपने देखा, रेखा ने जब वेटर को बुलाया तो वेटर आने को तैयार नहीं था, बड़ी आवाजें दी, राइट? फिर जब उसे टिप दी 20 रुपीज, वो बड़ा विनम्र होता गया, 50 रुपीज दिए और फिर और विनम्र हो गया, और जब और 50 रुपीज दिए तो उसने सभी को, जितने भी लोग बैठे होते, सबको बार बार सर झुका करके नमस्कार किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेटर की विनम्रता का संबंध किससे था? मनी से, टिप से। तो वो व्यक्ति जो विनम्र हो, विनम्र किसी लालच के भाव से, किसी लालच के भाव से ऑब्सीक्वस कौन है? जो किसी लालच के भाव से विनम्र है, उसे हम बोलते हैं ऑब्सीक्वस। तो यहां सेंटेंस क्या बनाएंगे हम? इज वेरी ऑब्सीक्वस। लिखिए, इज वेरी ऑब्सीक्वस। ही इज वेरी ऑब्सीक्वस। आगे वेरी का यूज पढ़ाया था ना? ही इज वेरी ऑब्सीक्वस, या ही इज ए वेरी ऑब्सीक्वस पर्सन। ये आएगा तो पर्सन जरूर आएगा उसके साथ। ही इज ए वेरी ऑब्सीक्वस पर्सन। ही इज वेरी obsequious, or he is a very obsequious person. Is it clear? Yes, sir. लड़की वाले लड़के वालों का रिश्ता होता है, देखा आपने? Yes, sir. Do you know it? Yes, sir. लड़की लड़के की शादी करती है, शादी से पहले जो है जब रस्म पूरी करते हैं, लड़के वाले लड़के वालों के घर जाते हैं। अब कैसे जाते हैं, वो कैसे विनम्रता से बात करते हैं, आगे दृश्य देखिए आप।
अब आप स्टूडेंट ने किया, एक लड़की वाले बने, लड़के वाले बने। आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी यही होता है क्या कि लड़की वाले शादी से पहले बहुत झुकते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, देखा आपने? बस जी आपकी कुड़ी है जी, बस जी ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी है, बड़ी गऊ है जी। अब वो गऊ जो है बाद में जब बैल बनती है तो डांटती है शादी के बाद। आपने सुना ना, शादी से पहले लड़की बोलती है और लड़का चुपचाप सुनता है। शादी की कुछ दिनों बाद लड़का बोलता है और लड़की सुनती है, और जब शादी को काफी दिन हो जाते हैं उसके बाद दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। तो ये ऑब्स्टिकल शब्द में आपको पढ़ा रहा था, विनम्रता जिसमें लालच का भाव है। उस समय क्या लालच है कि हमारी लड़की इनकी पत्नी बन जाए, इनके बेटे की हमारी लड़की बस जाए। तो वो उस भाव से बड़े विनम्र हो जाते हैं और उस विनम्रता के कारण वो और झुकते हैं और झुकते हैं और झुकते हैं उस लालच के भाव से। और लड़के वाले आंकड़ में रहते हैं क्योंकि लड़की ने लड़के के घर में जाके बसना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और शादी के बाद लोग रंग दिखाना शुरू करते हैं। इसलिए शादी से पहले आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किसी के बारे में। शब्द क्या आया? टू प्रेडिक्ट। अभी आपको लिखाऊंगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको पता है भाई एक व्यक्ति है, वो इंटरव्यू लेगा और वो आपको नौकरी देगा, और आप उस इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं तो आप बड़े ही विनम्र बन जाते हैं, इतने शरीफ बन के बात करते हैं कि दुनिया में आपसे बढ़ के शरीफ और सज्जन कोई है ही नहीं। यस सर, मैं बड़ी ऑनेस्टली काम करूंगा। मन में आप क्या सोच रहे हैं? यार 10,000 का महीना तनख्वाह मिलेगी, इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, टोटल मिला के 15,000 हो जाएगा। ये भगवान जॉब दिला दे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो वो पता है ये जॉब देने वाला है। अच्छा भाई ऐसा करो, तुम कल सुबह 8 बजे आ जाओगे? यस सर, क्यों नहीं आ जाऊंगा सर, जितने बजे बुलाएंगे सर मैं आऊंगा सर। सर जॉब तो पक्का मिल जाएगी ना। तो ये विनम्रता क्या है? ये लालच का भाव है इसके अंदर। इसलिए वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो मेरा होने वाला एम्प्लॉई है बड़ा पोलाइट है। वो क्या है? एक होता ओबीडियंस, आज्ञाकारी। इज इट क्लियर? अब आप मेरे से बात करते हैं, आप मेरे से बड़े पोलाइट होकर बात करते हैं, आपके मन में कोई लालच का भाव नहीं, आप गुरु का आदर करते हैं। कल देखिए मैं स्वामी बालयोगी जी के आश्रम में गया तो इन्होंने जो मेरा सम्मान किया उसको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को और अपने खानदान को जरूर कहीं ना कहीं अपने आचरण से प्रदर्शित करता है। आपका एक एक एक्शन बताता है कि आप कौन से खानदान से हैं। तो कल जब मैं इनके आश्रम में गया तो इन्होंने मेरे को पहले चाय पिलाई, बड़ी शानदार, खुद अपने हाथों से बनाई। तो जिस सन्यासी को इस देश के लाखों लोग अपना गुरु मानते हैं तो उन्होंने मुझे अपने आसन पे बिठाया। ये मजाक नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि जिसको लोग गुरु मानते हैं वो मुझे इसलिए गुरु मानने क्योंकि मैं उनको अंग्रेजी पढ़ा, ज्ञान दे रहा हूं। तो उन्होंने, मैंने एक दिन कहा था ना कि नेता बनने का अधिकार उसी को है जो खुद फॉलोअर बनना जानता है। जो फॉलो नहीं कर सकता किसी को, वो लीडर क्या बनेगा? इज इट क्लियर? यस सर। पहले फॉलो करना सीखिए, फिर आप नेतृत्व संभाल सकते हैं किसी का। तो चाय बनाई, चाय के साथ नमकीन खिलाया, फिर भोजन कराया बड़े प्यार से, और बड़े प्यार से थाली में रोटी रखी मेरे, राइट। उसके बाद इन्होंने मुझे अपनी गाने की 2 कैसेट दी भेंट की, और उसके बाद एक सरोपा भेंट के वो जो शॉल टाइप का जो कपड़ा आता है वो मुझे दिया। मैं कहा ये क्या? कहने सर हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। तो कई बार जब इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो कई बार मैं भी सोचता हूँ यार क्या मैं इस सम्मान के काबिल हूँ? कई बार शक होता है, लोग इतना महान बना देते हैं कि कई बार अपने आप पर हमें शर्म से आने लगती है। क्यों? क्योंकि हम भी एक साधारण मानव हैं। इज इट क्लियर? ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम कभी जीवन में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे दूसरे का मन दुखे, हम ऊंचे उठे और ऊंचे उठे और ऊंचे उठे। तो ये जो है, लेट्स वेलकम दिस ग्रेट सन्यासी। Is a human being or is a saint in the real sense of the word. जो गुरु के रूप में सम्मान कराते भी हैं लेकिन अपने गुरु का सम्मान करना जानते भी। तो आप सीखो, वर्ड क्लियर हो गया? Yes, sir. लिखिए नंबर 2।
अब इसको आप देंगे लेसन नंबर 1, ये वोकैबुलरी का लेसन नंबर 1 है आपका। नंबर 2, एक शब्द है क्रेडुलस, CREDULOUS, CRE क्रेडुलस कहते हैं कान का कच्चा, कान का कच्चा, CREDULOUS। He is very credulous. He is very credulous. He is very credulous. Is that clear? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. आवाज नहीं आती। Is that clear? Yes, sir. तो क्रेडुलस कान का कच्चा क्या हुआ? अब जैसे आप लोग मुझसे पढ़ते हैं, आपको मालूम है मैं शराब नहीं पीता, मीट नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अगर कल किसी ने आपको बोल दिया यार हमने मिस्टर विजय भास्कर को देखा था, वो तो शराब पी के गटर में पड़े हुए थे, आपको अच्छा, आपने 10 को आगे बता दिया। अगले दिन आप आए और आपने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं बहुत ज्यादा, जैसे वाकई में वो घटना घटी थी और रात को मुझे कोई गटर से उठा के घर पे ले गया था। तो इसका मैं क्या बोलूंगा आपके बारे में? आप क्या हैं? Credulous. You are a credulous person. You are a credulous person. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, किसी की बात पर बड़ी जल्दी विश्वास करने वाला। Is it clear? Yes, sir. जिसने जैसा कहा वैसा मान ले। अब एक गॉड फॉरगिव, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका अर्थ है भगवान ना करे। भगवान ना करे। अब कई बार हम कहते हैं यार तुम सड़क पर जा रहे हो और भगवान ना करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, राइट? गॉड फॉरबिड if you meet with an accident on the road, right? Number 4, अगला शब्द दे रहा हूं मैं, relate. To relate माने सुनाना। To relate सुनाना, relate, related, relate, related, related. I want to relate you a story. Right on. I want to relate you a story. Relate माने जोड़ना भी होता है, right? Relation रिश्तेदार होते हैं, भी मेरे रिलेशन में है, मेरे रिश्ते में है, right? So I want to relate you a story. Relate के साथ कोई preposition नहीं आती। Relate you, I want you to relate him, he wanted to relate me, preposition नहीं आएगी। अब आप एक बैंक में काम करते हैं। अब एक व्यक्ति है, दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं, वो बैंक में काम करता है और बैंक में वो कैशियर है, लाखों रुपए जमा भी होते हैं, वो ले भी जाते हैं लोग। एक दूसरे मन में बेईमानी आती है और वो बैंक से 10 लाख रुपए लेकर के भाग जाता है। वो 10 लाख रुपए का गबन करता है। ये क्या शब्द आएगा इसके लिए? गबन करना। तो गबन करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू एम्बेजल। नंबर 5, टू एम्बेजल, EMBEZZLE, एम्बेजल माने गबन करना। embezzle, embezzled, embezzled. Embezzle, embezzled और embezzled. अब देखिए आप लोग कितने वीक हैं।
ये जो पहला लेटर है ये हम बड़ा लिखते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर लिखेंगे तो जो ये शब्द है ये कैपिटल नहीं आएगा, तो ये स्मॉल आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो एम्बेजल माने गबन करना। अब ऐसे बहुत स्टूडेंट पढ़ाई में इतने कमजोर हैं कि उनको ये नहीं पता लगता कि कौन सा शब्द स्मॉल लेटर में लिखना है, कौन सा शब्द कैपिटल लेटर में लिखना है। तो हम जब भी कोई पहला वर्ड लिखते हैं सेंटेंस का, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ मैंने एम्बेजल वर्ड लिखा, ई बड़ा आया, इधर ई बड़ा आया, इधर ई बड़ा है। कई स्टूडेंट सेंटेंस के अंदर भी ई बड़ा लिख देते हैं, गलत है। वहां ई छोटा दिया, आपने देखा पहला शब्द क्या है? टू। टू एम्बेजल में ई छोटा लिखा मैंने। Yes, sir. ये ज्ञान आपको है या नहीं? Yes, sir. बहुतों को नहीं। अब आपको समझ आ गया? Yes. स्वामी जी को नहीं था ज्ञान। तो टू एम्बेजल पहला शब्द हमेशा पहला लेटर बड़ा आएगा, टी बड़ा आया, उसके बाद ई छोटा हो जाएगा। एम्बेजल सेंटेंस के अंदर भी ऐसे होता कि हर फुल स्टॉप के बाद हम जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, पहला जो पहला लेटर है वो बड़ा आता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. नंबर 6, ये तो हो गया वर्ब गबन करना, और नाउन क्या हुआ? एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट हो गया गबन। EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट गबन। अब देखिए हमारे देश के अंदर जागरूकता नाम की चीज है। हम राइट रॉन्ग? Right, sir. जागरूकता की बहुत कमी है। चुनाव आता है, सरकार बनती है, लोग फिर वही 5 साल तक सरकार को गाली देते थे, जो भी सरकार बने। देश की हालत इतनी खराब हो रही है कि केंद्र के अंदर, सेंटर में कोई भी एक पार्टी सरकार बनाने की योग्य नहीं है। लोग क्षेत्रीय दलों को वोट डाल देते हैं। अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं और लोग क्या करेंगे? विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 4 प्रदेशों के अंदर भारत के, तो लोग जाति के हिसाब से वोट डालेंगे। ब्राह्मण को, यादव को। जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग वो व्यक्ति को देखकर वोट डालते हैं। तो हमारे देश में किस चीज की कमी है? जागरूकता है। जागरूकता को हम अंग्रेजी में बोलते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता। AWARENESS, अवेयरनेस, जागरूकता। SKEPTIC, स्केप्टिक माने संदेह करने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर एक पे शक करते हैं। अब जैसे किसी ने आपको चाय पिलाई, आपने कहा ये मुझे चाय क्यों पिला रहा? जरूर इसका कोई लालच होगा, ये जरूर मेरे से कोई काम कराने के लिए आया है। कोई व्यक्ति आपसे मीठा बन के बात करता है, प्यार से बोलता है, आप कहते हैं यार जरूर इसका कोई लालच होगा। अब स्वामी जी ने कल मुझे भोजन कराया, इनका कोई लालच नहीं था। लेकिन मैं सोचूं यार इन्होंने मुझे भोजन क्यों कराया? कि स्वामी जी मेरे से कोई काम तो नहीं कराने वाले? या स्वामी जी सोचे यार सर मेरे आश्रम में चलकर आए, क्यों चलकर आए? जरूर कोई बात है, ये मेरे से जरूर कोई बड़ा काम कराने वाले हैं। I'm right or wrong? तो स्केप्टिक, हर बात पे शक करना। राइट? अब जैसे मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ किसी स्टूडेंट के बारे में। अच्छा भाई तुम बताओ ज्योति। अब ज्योति गई, सर बार बार मेरे से क्यों पूछते हैं? सर ने मुझे खड़ा क्यों किया क्लास के अंदर? क्यों भाई वेद प्रकाश, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्यों बताओ, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहा अच्छा विवेक तुम एक काम करना, इंग्लिश का एक प्ले हम एक्ट कर रहे हैं, उसमें तुम पार्टिसिपेट करना। तो वेद जाकर वीरेंद्र मोरजानी को बोलेगा कि वीरेंद्र यार तुझे पता है सर ने मुझे कहा इंग्लिश के प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए। तू जानता है मैं एक मजिस्ट्रेट का बेटा हूँ, जरूर सर को कोई काम कराना होगा। तो ये क्या है? स्केप्टिक एटीट्यूड। इज इट क्लियर? कि हर एक के ऊपर आप शक करते जा रहे हैं। अगर आप हर एक पर शक करके जीवन जिएंगे तो तनाव किसको होगा? सबसे ज्यादा टेंशन में आप रहेंगे। इज इट क्लियर? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा अपने जीवन के अंदर कि जो हर एक पर संदेह करते। आप सच्चे मायने में किसी को अपना कर देखिए, घर घर की लड़ाई हो रही है। एक लड़की ब्याह के लाते हैं, एक बहू घर के अंदर नहीं समा सकती। दोनों का दोष है, ससुराल वालों का भी और मायके वालों का भी। मायके वाले लड़की को भड़काते रहते हैं, लड़की घर में सही मायने में बहू बनने को तैयार नहीं है, घर में तनाव क्रिएट करती है।
वो तो ये इस प्रकार का जो वातावरण है, स्केप्टिक एटीट्यूड लोग जो रखते हैं वो अच्छी बात है। तो स्केप्टिक माने संदेह करने वाला, जो हर एक पे शक कर रहा, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, उसने मुझे क्यों बुलाया, उसने मुझे आवाज क्यों दी। तो संदेह करना ठीक नहीं, राइट। पत्नी घर से बाहर गई तो कहाँ गई थी? सब्जी लेने गई थी मैं। अरे सब्जी लेने गई थी, लेकिन तुम तो 8 बजे गई थी सुबह और इसमें 9:30 बज गए। वो एक्चुअली पत्नी क्या बोल रही है कि मुझे ना मेरी फ्रेंड मिल गई थी। कौन सी फ्रेंड मिल गई थी? वो ज्योति आहूजा मिल गई थी। अच्छा ज्योति आहूजा मिल गई, कहाँ रहती है? वहां रहती है। अच्छा वहां तुमने उससे कितनी देर बातें की? यही 15-20 मिनट। 8 बजे तुम गई, 10 मिनट मार्केट पहुंचने के लगे, 10 मिनट में सब्जी खरीदी तुमने, 15 मिनट उससे बात की, तो कितने मिनट हो गए बताइए? 35 मिनट हो गए। तो अब तुम 1.25 घंटे के बाद आ रही हो, ये क्या बात है? तो ये एटीट्यूड क्या कहलाएगा? स्केप्टिक है। तो आपने का दिमाग खराब हो जाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू। STERN, स्टर्न वार्निंग का मतलब होता है सख्त चेतावनी। STERN, स्टर्न, WARNING। आपने प्ले किया था ना साइड वाला, आई गिव यू स्टर्न वार्निंग मैन। स्टर्न वार्निंग माने सख्त चेतावनी। भारत सरकार ने जो स्मगलर्स हैं उनको सख्त चेतावनी दी है, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन स्टर्न वार्निंग टू द स्मगलर्स ऑफ दिस कंट्री। नेक्स्ट लिखिए नंबर। हम लोगों की निंदा करने में बिताते हैं या हम एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं या कमियां ढूंढते रहते हैं। तो अधिकतर समय की अंग्रेजी क्या होगी? मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम। अधिकतर समय। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय। WORTHSEEING। वर्ड सीन का मतलब है दर्शनीय, देखने योग्य। अरे भाई कश्मीर जो है बहुत सुंदर है, तो वाकई में देखने की जगह है। तो कश्मीर इज ए वर्थ सीइंग प्लेस। दिस प्लेस इज worth seeing, right? Yeah, this is a worth seeing place. आपको ये वाला लेसन पढ़ाया था मैंने, याद है? Yes, sir. दिस इज ए वर्थ सीइंग। ये आया तो प्लेस है। This is a worth seeing place. Is it clear? Yes, sir. Number 12. अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी मम्मी आपको डांटती रहती है, कितना ही बढ़िया काम क्यों ना करो आपको डांट पड़ती है घर में। आप क्या बोलते हो? मम्मी आप तो सारा समय मुझे पूछती रहती है, राइट। तो सारा समय की स्थिति क्या होगी? ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का मतलब है सारा समय, सारा दिन। जब भी मैं आता हूं मुझे पूछती हो तो नालायक है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो सारा समय तुम मुझे पूछती रहती हो। अब इसकी अंग्रेजी कौन बना सकता है? आपको याद है मैंने एक लेसन पढ़ाया था, स्टॉप स्टार्ट नीड अ वाइफ। पढ़ाया था? Yes, sir. पढ़ाया था? Yes, sir. उसके बाद एक कीप वाला लेसन पढ़ाया था? Yes, sir. पढ़ाया था? Yes, sir. तो क्या आएगा? ऑल द टाइम। और अगर नहीं पढ़ाया तो आगे चल के पढ़ाएंगे। ऑल द टाइम यू कीप cursing me. All the time you keep cursing me. इसकी हिंदी क्या होगी? सारा समय तुम मुझे कोसती रहती हो। सारा समय तुम मुझे कोसती रहती हो।
और सारा समय तो मुझे कोसती हो, ऑल द टाइम यू कर्स मी। आप तो हमेशा मुझे कोसती रहती हो, ऑल द टाइम यू कीप कर्सिंग मी, यू कीप कर्सिंग मी। और तुम मुझे कोसती हो, ऑल द टाइम यू कर्स मी। तो मुझे क्यों कोस रही हो, व्हाई आर यू कर्सिंग मी, राइट? ठीक है। अच्छा, ये आपको याद है ना, मैंने पढ़ाया था ये वाला, ऑल द टाइम यू कीप कर्सिंग। तो कीप के साथ ऑन भी लगा सकते हैं, यू कीप ऑन कर्सिंग, ये भी ठीक है। ऑल द टाइम all the time you keep on cursing। नंबर 30। अब एक शब्द आपको ऐसा दे रहा हूं जिसका अर्थ है नयापन। जीवन के अंदर नयापन होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में नयापन नहीं है तो हमें इस जीवन से बोरियत हो जाएगी। आप देखते हैं, कभी ऐसे फिलोसोफर सोचिए तो इस जीवन काटना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वही सुबह उठना, वही पेश करना, वही टॉयलेट जाना, वही नहाना, फिर तैयार होकर के आना, है ना, बच्चे को तैयार करके लेडीज का भेजना, बच्चों को स्कूल, फिर बस स्टॉप पे जाना, छोड़ने जा रही हैं, फिर खाना बना रही हैं, फिर दोपहर को बच्चे को लेने जा रही हैं। अगर आप रूटीन के हिसाब से देखो तो रूटीन में बोरियत हो जाती है, होती है नहीं होती? यस सर। है ना, जीने का मन ही नहीं करता। स्वामी जी हैं, रोज वही अपने भक्तों को भाषण देना, वही बातें सिखाना, वही बातें बार बार बोलना। तो जीवन में कोई नयापन होना चाहिए। और नयापन कब आता है? जब हमारे अंदर नए नए विचार जन्म लेते हैं, और पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। इज इट क्लियर? तो नएपन की अंग्रेजी क्या होती है? नॉवेल्टी, NOVELTY। नॉवेल्टी माने नयापन। आप दुकान पे जाते हैं, कहते भैया कोई नॉवेल्टी दिखाओ मुझे, ये मजा नहीं आया, ये तो कोई पुरानी साड़ियां दिखाई जा रही। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? एक शब्द है इन द मीन वाइल। इन द मीन वाइल माने इतने में, मैं फूल तोड़ रहा था, इतने में माली आ गया। I was plucking flowers. In the meanwhile, the gardener came. I was plucking flowers, and in the meanwhile, the gardener came. I was plucking flowers, and in the meanwhile, the gardener came. Is it clear? यस सर। कपड़ा भी क्या स्वरूपा जिसे कहते हैं, तो वो केसरी रंग का था। केसरी रंग को अंग्रेजी में बोलते हैं सैफरन। केसरिया। नंबर 16। अब हम लिखने में कई गलतियां करते रहते हैं, हमारे एक्शन में भी कई गलतियां हो सकती हैं। तो जो गलती हम करते हैं, गलती का सुधार करना, गलती को ठीक करने की अंग्रेजी से टू रेक्टिफाई। देखिए, टू रेक्टिफाई, RECTIFI। जैसे आपके बच्चे कई बार लिखने में गलती करते हैं, आप क्या बोलोगे बेटा? रेक्टिफाई योर मिस्टेक। प्लीज रेक्टिफाई योर मिस्टेक। आपने गलत लिखा है, उसे ठीक कर लीजिए। प्लीज रेक्टिफाई योर मिस्टेक। ओके, केसरिया और केसर, तो सैफरन कलर क्या हो गया? केसरिया रंग, राइट? नंबर 17। PROMISING,
अब फिर समझते हैं इसका संबंध प्रॉमिस से। प्रॉमिसिंग का मतलब है फोन हाथ। ही इज ए promising young man. He is a promising young man. Prospective Prime Minister of India, ये भारत का होने वाला प्रधानमंत्री है। Right? Prospective PM, होने वाला प्रधानमंत्री। एक शब्द है टू डेमोलिश। किसी भी भवन को गिराना हो तो उसके लिए शब्द आता है डेमोलिश। भवन को, बिल्डिंग को डेमोलिश, डेमोलिश्ड, or demolished. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Demolished, demolished, demolished. I said destroy. Destroy होता है नष्ट करना, वो दूसरी सेंस में आता है। ये बिल्डिंग को गिराना है। अगर आपने कोई पुरानी बिल्डिंग खरीद के आप नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहले पुरानी बिल्डिंग को गिराएंगे तभी उसको नए का निर्माण करेंगे। Yes, sir. राइट? उनको बोलते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, या इसको हम एक्स प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फॉर्मर पीएम, एक्स पीएम। फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व, एक्स मीन्स भूतपूर्व। यू आर द एक्स स्टूडेंट्स ऑफ भास्कर स्कूल। जब आप पढ़ लेंगे और निकल जाएंगे भास्कर स्कूल से तो आपके बारे में ये कहा जाएगा यू आर द एक्स स्टूडेंट्स ऑफ भास्कर। ये vocabulary का लेसन वर्ड